हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू डे नाइट स्टडी। बच्चों, स्वागत है आपका बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर फिजिक्स के एक नए क्लास में। और आज हम लोग पढ़ेंगे यूनिट नंबर सेकंड में। आज आपका लेक्चर नंबर सेकंड होने वाला है, जिसमें हम लोग देखेंगे कि डाइवर्जेंस और कर्ल हमको ज्योमेट्रिकली क्या चीज रिप्रेजेंट करके बताते हैं। और साथ ही साथ हम ये भी देखेंगे कि आपका जो डाइवर्जेंस और कर्ल होता है, इसका फिजिक्स में आपका यूज कैसे होता है या फिजिकल इंटरप्रिटेशन इसका क्या होता है। ठीक है, तो यही रहने वाला है आज के लेक्चर में। आई होप कि आपने पिछला लेक्चर अच्छे से देख लिया होगा, जहां पे हमने पढ़ा था कि ग्रेडियंट आपका जो होता है, इसका फिजिकल और जियोमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन क्या होता है। ठीक है, तो चलिए हम अपने इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर फिजिक्स के अंदर डाइवर्जेंस एंड कर्ल ऑफ जियोमेट्रिकल एंड फिजिकल इंटरप्रिटेशन दोनों का देखने वाले हैं। ठीक है, इस यूनिट का ये लेक्चर नंबर 2 होने वाला है। इसके बाद एक और लेक्चर आएगा, लेक्चर नंबर 3, जहां पे ये आपका यूनिट आपका एंड हो जाएगा। फिर उसके बाद हम अगले यूनिट के 2-3 क्लासेस ले लेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहले डाइवर्जेंस से स्टार्ट करते हैं। तो डाइवर्जेंस आपका होता क्या है? डाइवर्जेंस का अगर आप हिंदी में मतलब निकालोगे, डाइवर्जेंस का मतलब तो एक फ्लो होता है। फ्लो मतलब किसी किसी पॉइंट, किसी वेक्टर के अराउंड कोई आपका, किसी पॉइंट के अराउंड आपका कोई, आपका जो भी वेक्टर है वो कितना स्प्रेड हो रहा है, कितना फैल रहा है, उस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं? डाइवर्जेंस बोलते हैं। ठीक है, तो अगर लेट कर लेते हैं हमारे पास, चलो एक एग्जांपल लेके इसको देखते हैं अच्छे से। जैसे मान लेते हैं कि ए वेक्टर है आपके पास, जो कि एक स्केलर वेक्टर फील्ड है। ठीक है, और ये वेक्टर को ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप और ए जेड के कैप इस फॉर्म में लिखा गया है। ठीक है, पहले हम लोग देख लेते हैं कि डाइवर्जेंस आपका होता क्या है, फिर इसके ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन के बारे में बात करेंगे ना। तो ए वेक्टर अगर मान लो हमने एक ले लिया, अगर मैं इसका किसके साथ, डेल ऑपरेटर के साथ डॉट प्रोडक्ट करवा दूं, किसके साथ? डेल ऑपरेटर के साथ डॉट प्रोडक्ट करवा दूं, तो जो हमको स्केलर मिलेगा, जो डेल डॉट ए की वैल्यू मिलेगी, वो हमको एक स्केलर मिलेगा। और वही वैल्यू किसको रिप्रेजेंट करेगा? डाइवर्जेंस ऑफ अ वेक्टर फील्ड को दिखाएगा। ठीक है, तो जैसे डेल ऑपरेटर की वैल्यू मैंने कल वाले क्लास में भी बताई थी। डेल ऑपरेटर आपका एक वेक्टर होता है। ठीक है, और डेल ऑपरेटर एक वेक्टर होता है, इसकी वैल्यू किसके बराबर होती है? आई डेल बाई डेल एक्स प्लस जे कैप डेल बाई डेल वाई प्लस के कैप डेल बाई डेल जेड। ठीक है, ये तीन फॉर्म आपका यहाँ पे होता है। ठीक, तो डेल ऑपरेटर को इस प्रकार से लिख सकते हैं। अगर मैं इसी डेल ऑपरेटर का किसके साथ, ए वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट करवाऊंगा, तो देखो क्या आएगा, आई कैप डेल बाई डेल एक्स प्लस जे कैप डेल बाई डेल वाई प्लस के कैप डेल बाई डेल जेड। और इसका डॉट प्रोडक्ट किसके साथ करवा रहे हैं? ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप और ए जेड के कैप। तो आप सेकेंड यूनिट पढ़ रहे हो, तो आई होप कि आपको दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट तो अच्छे से आता ही होगा। तो यहाँ पे हमको पता है कि जब डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो आई कैप वाला आई कैप के ही साथ डॉट प्रोडक्ट हो सकता है, क्योंकि इसकी ही वैल्यू 1 होती है। आई कैप डॉट आई कैप की भी वैल्यू 1 होती है। अगर आई का जे के साथ अगर हम लोग करते हैं डॉट प्रोडक्ट, तो उसकी वैल्यू 0 आती है ना। तो यहां से अगर करेंगे इसको डॉट प्रोडक्ट, तो आई का आई के साथ होगा, तो ये क्या आ जाएगा? डेल बाई डेल एक्स ऑफ ए एक्स आ जाएगा। और इसी तरीके से डेल बाई डेल वाई ऑफ ए वाई आ जाएगा। और इसी तरीके से डेल बाई डेल जेड ऑफ ए जेड आ जाएगा। ठीक है, तो ये होता है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? ये जो स्केलर क्वांटिटी मिलेगी हमको, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? ये आपका क्या है? डाइवर्जेंस है। ठीक है, डाइवर्जेंस को इस फॉर्म में भी लिखा जाता है। देखो कहीं कहीं आपका डाइवर्जेंस को इस तरीके से भी दिखाया जाता है। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, ये देखो डाइवर्जेंस ऑफ ए, मतलब इसी चीज को इस दो तरीके से दिखाया जाता है। ठीक है, डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर जो होता है, वो आपका डेल डॉट ए वेक्टर से दिखाया जाता है, या तो आप इस फॉर्म में लिख सकते हैं यहाँ पे। और इसकी वैल्यू जो होती है इसके बराबर होती है, जो कि एक जो इसका रिजल्ट जो आता है यहाँ पे, मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज है,
कहीं कहीं आपके एमसीक्यू क्वेश्चन में पूछ देगा कि अगर हम डेल ऑपरेटर के साथ किसी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करवाते हैं तो यहाँ पे हमको जो वैल्यू मिलेगी वो उसका रिजल्ट क्या आएगा, यहाँ पे स्केलर क्वांटिटी आएगी। स्केलर मतलब कोई मैग्नीट्यूड मिलेगा हमको। मैग्नीट्यूड का मतलब हिंदी में क्या बोलेंगे, संख्या मिलेगी। इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं। ठीक है, तो ये होता है डाइवर्जेंस को। अगर हमको किसी दो वेक्टर का डाइवर्जेंस निकालना है तो हम लोग इस प्रकार से कैलकुलेट कर सकते हैं। चलो एक क्वेश्चन मैं देता हूं यहाँ पे। एक क्वेश्चन है, जैसे मान लो कि ए वेक्टर की वैल्यू जो है वो आपके 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 5k कैप है और बोल रहा है कि इसका डाइवर्जेंस निकाल के दिखाओ। ठीक है, ये किस तरीके से स्प्रेड आउट होता है उसकी वैल्यू निकाल के दिखाओ। तो यहाँ पे क्या करना है, डेल ऑपरेटर के साथ इसका हम लोग डॉट प्रोडक्ट करवा देंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आपका यहाँ पे कुछ इस फॉर्म में वेक्टर ले लीजिए। इस फॉर्म में रुकिए, ए वेक्टर जो लीजिए वो आपका कुछ इस फॉर्म में लीजिए, 3x² y i कैप प्लस प्लस XYZ k कैप, सॉरी J कैप, यहाँ पे J कैप ले लेते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे Y² Z आपका k कैप। ठीक है, इस फॉर्म में हमने एक वेक्टर ले लिया और बोल रहा है कि इसका डाइवर्जेंस निकाल के दिखाइए। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिखा भी है कि जो ए वेक्टर होगा वो XYZ का कंपोनेंट होगा। यहाँ पे AX जो होगा ये भी XYZ का ही होगा। अगर इसको कंप्लीट फॉर्म में लिखें तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं ना, इसको आप AX यहाँ पे x y z प्लस यहाँ पे i कैप रहेगा, यहाँ पे क्या रहेगा i कैप रहेगा, प्लस यहाँ पे ay जो कंपोनेंट होगा ये भी x y z का ही फंक्शन होगा। ठीक है, ये आपका j कैप और प्लस az जो होगा वो आपका x y z k कैप होगा। ठीक है, तो इस फॉर्म में आपका वेक्टर अगर है, इसका डाइवर्जेंस अगर निकालना है तो हम लोग देखो यहाँ पे कैसे करेंगे। यहाँ पे डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएंगे, डेल बाई डेल एक्स ऑफ क्या, किसका ax आपका ax के जगह यहाँ पे क्या है, ये देखो ax की वैल्यू इतनी है और ये आपकी किसकी वैल्यू है, ay की वैल्यू है और ये आपकी किसकी वैल्यू है, az की वैल्यू है। तो यहाँ पे ax की वैल्यू क्या है, यहाँ पे 3x² y है। ठीक है, प्लस आपका यहाँ पे मैं थोड़ा सा नीचे लिख रहा हूं, या इसको थोड़ा सा नीचे ही लिखते हैं ना, चलो आओ डाइवर्जेंस में थोड़ा सा नीचे ही लिख लेता हूं। देखो डेल डॉट ए वेक्टर इक्वल टू आपका इसका निकालना है तो हम लोग डेल बाई डेल एक्स ऑफ ए एक्स करेंगे। ए एक्स आपका कितना है, 3x² y है, 3x² y है, प्लस आपका क्या हो जाएगा डेल बाई डेल वाई ऑफ ए वाई जो कंपोनेंट है। तो ए वाई कंपोनेंट आपका कितना है, एक्स वाई जेड है, एक्स वाई जेड है, एक मिनट, एक्स वाई जेड आपका मल्टीप्लाई में हो एक्स वाई जेड। ठीक है, और यहाँ पे डेल बाई डेल जेड जो है वो आपका y² जेड के बराबर है। ठीक है, अब सिंपल सा पार्शियल डेरिवेटिव इसका निकाल लीजिए, वही आपका डाइवर्जेंस को शो अप करेगा। तो देखो x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है तो 3y आपका कांस्टेंट हो जाएगा और xy का जो x² का डिफरेंशिएशन होगा वो 2x हो जाएगा। प्लस अब इसका डिफरेंशिएशन करना है तो एक्स जेड आपके कांस्टेंट है तो ये डिफरेंशिएशन से बाहर आ जाएंगे और y का जो डिफरेंशिएशन होगा वो 1 होगा। ठीक है, अब इसी तरीके से इसका डिफरेंशिएशन करो तो y² आपका कांस्टेंट है तो डिफरेंशिएशन से बाहर आ जाएगा और z की डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी ना। तो यहाँ से आपका कितना आ गया, 6xy आ गया और यहाँ पे xz आ गया और यहाँ पे y² आ गया। ठीक है, तो ये किसकी वैल्यू मिली हमको, डाइवर्जेंस की वैल्यू मिल गई। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया और यहाँ पे डाइवर्जेंस आपका किस प्रकार से, डाइवर्जेंस किसी वेक्टर फील्ड का आप कैसे दिखा सकते हैं ये फॉर्मूला भी मैंने आपको बता दिया। ठीक है, बाकी डेल ऑपरेटर बहुत इंपॉर्टेंट है, डेल ऑपरेटर की वैल्यू हमेशा याद होनी चाहिए आपको, क्योंकि आप चाहे डाइवर्जेंस ले, चाहे कर्ल ले, चाहे आप ग्रेडियंट निकालें, तीनों में आपका डेल की वैल्यू बहुत मैटर करती है। ठीक है, तो चलिए आइए अब हम लोग जानते हैं कि ज्योमेट्रिकली हम डाइवर्जेंस को कैसे समझ सकते हैं ज्योमेट्रिकली। तो अभी मैंने कहा कि डाइवर्जेंस का मतलब होता है कि कोई वेक्टर कितना डाइवर्ज कर रहा है, कितना स्प्रेड आउट हो रहा है, कितना फैल रहा है,
उसी चीज को हम लोग क्या बोलेंगे, ज्योमेट्रिकल एंड जियोमेट्रिकली हम लोग इसको कैसे देख पाएंगे, जैसे मान लो कि अगर मैं पॉजिटिव क्यू चार्ज लेता हूं, ठीक है, किसको ले रहा हूं, या पॉजिटिव क्यू नहीं, मान लो कोई पॉइंट ही ले लो, चलो ये पॉइंट है आपका, ठीक है। अब इस पॉइंट के अराउंड जो वेक्टर है वो आपका कुछ इस प्रकार से स्प्रेड हो रहा है, कुछ इस प्रकार से स्प्रेड हो रहा है, ठीक है, ये आपका कुछ इस प्रकार से स्प्रेड हो रहा है, ये इस प्रकार से, ये आपका इस प्रकार से, और यहाँ पे इस प्रकार से, ठीक है। अब ये जो वेक्टर स्प्रेड आउट हो रहा है, देख रहे हैं इस पॉइंट के अराउंड ये वेक्टर क्या कर रहा है, स्प्रेड हो रहा है। तो इसी चीज को हम क्या बोलेंगे कि ये किसको दिखा रहा है, डाइवर्जेंस को दिखा रहा है। मतलब किसी पॉइंट के अराउंड कोई वेक्टर कितना फैल रहा है, उसी चीज को रिप्रेजेंट करता है क्या, डाइवर्जेंस का जियोमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन। तो मतलब जियोमेट्रिकली हम लोग इसको इस प्रकार से, जियोमेट्रिकल का मतलब क्या है कि मतलब किसी किसी ऐसे फिगर से आप इस डाइवर्जेंस, जियोमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन का मतलब क्या है कि डाइवर्जेंस को आप समझाइए जियोमेट्रिकली, जियोमेट्रिकली मतलब कोई फिगर बना के, तो फिगर से आप इस प्रकार से आप इसको आइडिया मतलब समझ सकते हैं कि ये आपका डाइवर्जेंस जो होता है वो किसी पॉइंट के अराउंड कोई वेक्टर कितना फैल रहा है, कितना डाइवर्ज कर रहा है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डाइवर्जेंस बोलते हैं, ठीक है। अगर कोई वेक्टर यहाँ पे इस पॉइंट के आपका बाहर निकल रहा है, स्प्रेड कर रहा है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, पॉजिटिव डाइवर्जेंस बोलेंगे, क्या बोलेंगे, पॉजिटिव डाइवर्जेंस। अच्छा, ऐसा एग्जाम्पल आपको देखने को कहाँ मिलता है, जब आप कहाँ पे आते हैं, जब आप क्लास ट्वेल्थ में आपने पढ़ा होगा, क्लास ट्वेल्थ में आपने पढ़ा होगा, एग्जाम्पल मैं दे रहा हूं, देखो प्लस क्यू चार्ज होता था, प्लस क्यू चार्ज के अराउंड जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती थी वो कुछ इसी प्रकार तो जाती थी, यहाँ पे ये और ये आपका इस प्रकार से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपको देखने को मिलती थी, ठीक है। तो ये किसको दिखा रहा है, पॉजिटिव डाइवर्जेंस को दिखा रहा है, ठीक है। तो ये इसको हम लोग क्या बोलेंगे, हमेशा पॉजिटिव डाइवर्जेंस। अब बात करते हैं निगेटिव डाइवर्जेंस। अगर मान लो ये आपका पॉइंट फंक्शन है और इसके अराउंड कोई वेक्टर आपका इस फॉर्म में रिप्रेजेंट किया गया है, ठीक है, ये इस प्रकार से दिखाया गया है। तो इसका क्या मतलब है कि इस पॉइंट के अराउंड जो वेक्टर हो रहा है वो क्या कर रहा है, वो एक जगह आके मिलने की कोशिश कर रहा है, ये आपका डाइवर्जेंस जो होता है वो फैलना होता है, उसी का जस्ट अपोजिट ये वाला आपको फिगर दिखाया जा रहा है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, निगेटिव डाइवर्जेंस बोलते हैं, निगेटिव डाइवर्जेंस बोलते हैं, ठीक है। इस पॉइंट के अराउंड आपका जो सारी इलेक्ट्रिक फील्ड या जो लाइंस हैं वो आपकी मिलती हुई प्रतीत हो रही हैं, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, निगेटिव डाइवर्जेंस बोलते हैं, ठीक है। एक और पॉजिटिव डाइवर्जेंस को समझ सकते हो, जैसे मान लो कि यहाँ पे पॉजिटिव डाइवर्जेंस को मैं एक और तरीके से समझा सकता हूँ, देखो एक मिनट, ये आपका यहाँ पे हमने कोई पॉइंट मान लिया, ठीक है, तो इस पॉइंट से ये आपके जो आपकी लाइंस हैं वो आपकी फैलती हुई दूर जाती हुई दिख रही हैं, तो इसको भी हम लोग क्या बोलते हैं, पॉजिटिव डाइवर्जेंस बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पॉजिटिव डाइवर्जेंस बोलते हैं, ठीक है। पॉजिटिव फ्लो बोलते हैं, फ्लो, डाइवर्जेंस का मतलब क्या होता है, फ्लो, किसी वाटर का फ्लो जो हो गया वो आपका क्या है, डाइवर्जेंस है एक तरीके से, ठीक है। और अगर किसी वेक्टर का देखो डाइवर्जेंस आपका यहाँ पे जीरो भी हो सकता है, तो देखो इस प्रकार से आपका अगर अरेंज आपका कोई वेक्टर है और यहाँ पे ये आपका रैंडम डायरेक्शन में इस तरीके से, तो इसका जो डाइवर्जेंस होता है वो आपका जीरो डाइवर्जेंस होता है, क्या होता है, डी जीरो डाइवर्जेंस होता है, ठीक है। तो ये आपका पॉजिटिव और नेगेटिव डाइवर्जेंस, तो यहाँ पे जीरो डाइवर्जेंस कब आता है, जब देखो किसी कोई पाइप कंसीडर कर लो, अगर मान लो कि उसमें आपका देखो एक तरीके से मैं एग्जांपल दे देता हूँ यहाँ पे, ठीक है, ये देखो आपका, एक मिनट, ये आपका है कोई पाइप है, यहाँ पे ये देखो कोई पाइप है,
ठीक है। मान लो कोई चीज आपका कोई फ्लूइड है जो कि फ्लो कर रहा है, यहाँ पे कोई फ्लूइड है जो कि फ्लो कर रहा है इस फॉर्म में, इस फॉर्म में, और यहाँ से और ज्यादा फ्लूइड आपके आ रहे हैं। ठीक है, तो ये आपका कौन सा कंडीशन है, यहाँ पे फ्लूइड की संख्या क्या कर रही है, बढ़ जा रही है। तो यहाँ पे जितना फ्लक्स आपका एंटर किया है इस पाइप में, उससे ज्यादा फ्लक्स आउटवर्ड आपका निकल रहा है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पॉजिटिव पॉजिटिव डाइवर्जेंस बोलते हैं, पॉजिटिव डाइवर्जेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पॉजिटिव डाइवर्जेंस बोलते हैं। अब इसी तरीके से अगर मान लो कि कोई पाइप है और इसमें हम लोग इस प्रकार से यहाँ पे फ्लक्स जो एंटर किया है भी है आपका इस प्रकार से, और कुछ फ्लक्स आपका यहाँ से बाहर भी निकल रहा है, तो इसको हम लोग जितना फ्लक्स एंटर किया उतना बाहर निकला, नहीं निकला, क्योंकि यहाँ से ये पहले ही बाहर निकल गया, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, निगेटिव डाइवर्जेंस। तो इस तरीके से भी आप जियोमेट्रिकली इसको समझ सकते हो, डाइवर्जेंस आपका एक फ्लो को बताता है। अच्छा, जीरो डाइवर्जेंस कब होगा, जब आपका यहाँ पे एंटरिंग फ्लक्स आउटगोइंग फ्लक्स है आपका यहाँ पे दोनों बराबर होंगे, तो इसको जीरो डाइवर्जेंस बोलेंगे, जीरो डाइवर्जेंस का कंडीशन बोलेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आप डाइवर्जेंस को जियोमेट्रिकली, और आपका डाइवर्जेंस का फॉर्मूला क्या होता है, ये सारा कुछ आई होप कि आप अच्छे से समझ गए होंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये हो गया डाइवर्जेंस के बारे में बात। अब इसका फिजिकल इंटरप्रिटेशन देखेंगे। फिजिकल इंटरप्रिटेशन इसका क्या होता है डाइवर्जेंस का, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब इसको देखो मैं प्रूफ करके दिखा रहा हूँ, और बाकी लैंग्वेज कैसे लिखना है वो आगे मैं पीडीएफ में दिखा दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे फिजिकल इंटरप्रिटेशन, इसका इंटरप्रिटेशन प्रिटेशन किसका, डाइवर्जेंस डाइवर्जेंस का। तो फिजिकल इंटरप्रिटेशन देखो कैसे आप यहाँ पे फिजिकल इंटरप्रिटेशन को कैसे आप समझ सकते हैं, इसको आइए अच्छे से हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो एक हमको इसके लिए क्या कंसीडर करना पड़ेगा, एक पैरेललोपाइप्ड कंसीडर करना पड़ेगा। क्या कंसीडर करना पड़ेगा, एक पैरेललोपाइप्ड। ठीक है, और यहाँ पे इसको हम लोग एक पैरेललोपाइप आपका यहाँ पे ये फॉर्म हो गया। ठीक है, और यहाँ पे लेट कर लेते हैं कि ये आपका क्या है, ये एक्स एक्सिस है, ये आपका जो है ये आपका वाई एक्सिस है, और ये आपका क्या है, जेड एक्सिस। ठीक है, इसको थोड़ा सा हम लोग वाई एक्सिस को यहाँ पे थोड़ा सा सही बनाते हैं, ये आपका कुछ इस फॉर्म में आएगा। ठीक है, ये आपका एक्स वाई जेड एक्सिस है, ये आपका एक पैरेललोपाइप्ड है। तो यहाँ पे हमको क्या बताना है, एक फ्लो को बताना है कि कितनी फील्ड लाइंस अगर देखिए, अगर हमको किसी चीज के लाइंस को रिप्रेजेंट करना होता है कि कितनी फील्ड लाइंस यहाँ पे हैं, तो उसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्लक्स बोलते हैं। आप क्लास 12th में पढ़े होंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या होता था, आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता था। इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमको किसके बारे में बताता है कि कितनी नंबर ऑफ फील्ड लाइंस आपके पास कर रही हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे डाइवर्जेंस क्या होता है, एक फ्लो होता है। तो यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पे कोई डाइवर्जेंस आपका एंटर करेगा, फिर यहाँ से कोई आपका फ्लो, मतलब किसी चीज का फ्लो जो होगा वो बाहर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, एक पॉइंट पी ले लेते हैं। चलो पहले यहाँ से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मान लो हमने इसको मान लिया हमने फर्स्ट फेज, क्या माना, फर्स्ट फेज, और इस चारों जो एरिया है इसको मैंने माना ए बी सी डी। ठीक है, और ये चारों एरिया ई एफ जी एच। ठीक है, ये चारों फेज, जो ये वाला फेज दिख रहा है यहाँ पे जो आपका ये वाला फेज दिख रहा है, देखो ये वाला फेज, ठीक है, ये वाला जो फेस आपका दिख रहा है यहाँ पे, ये जो फेस है, ठीक है, पहले फर्स्ट फेस की बात करेंगे कि इस फेस से आपका कोई फ्लक्स जो है, कितना फ्लक्स आपका एंटर कर रहा है। ठीक है, इस फेस से कितना फ्लक्स एंटर कर रहा है और कितना बाहर निकल रहा है। तो जो मान लेते हैं कि कोई वेक्टर है, वेक्टर को हम लोग मान लेते हैं कोई वेलोसिटी है,
किसी चीज की वेलोसिटी हमको दी गई है, ठीक है। यहाँ पे कुछ भी मान सकते हो, ए वेक्टर भी मान सकते हो, बी वेक्टर भी मान सकते हो, कुछ भी मान सकते हो, लेकिन मैं वेलोसिटी इसलिए ले रहा हूं कि मान लो कि कोई चीज यहाँ से एंटर कर रही है और बाहर निकल रही है किसी भी वेलोसिटी से, ठीक है। तो इस पॉइंट पी पे उसको हमने क्या ले लिया, मान लो इसको हमने ले लिया यहाँ पे वी वेक्टर, ठीक है। वी वेलोसिटी से फ्लक्स एंटर कर रहा है और यहाँ से बाहर निकल रहा है इस फेज से, यहाँ पे इस फेज से बाहर निकल रहा है, ठीक है। तो हम अगर इसका टोटल फ्लक्स अगर डाइवर्जेंस के बराबर आ जाएगा तो हम कह सकते हैं ना कि जो डाइवर्जेंस होता है किसी फ्लो को दिखाता है, ठीक है। तो यहाँ पे इसी चीज को हम कैलकुलेट करने वाले हैं, ठीक है। अच्छा ये बताओ कि यहाँ पे अगर वी वेक्टर है इस पॉइंट पी पे, तो यहाँ पे इसके तीन कंपोनेंट होंगे। एक आपका इस डायरेक्शन में क्या होगा, वी एक्स, सॉरी ये आपका वी वाई होगा, इस डायरेक्शन में ये आपका क्या होगा, वी एक्स होगा, और इस डायरेक्शन में वी जेड होगा। ये तीन कंपोनेंट होंगे इस वी वेक्टर के, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया। अब लेट कर लो, देखो यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है, कहां से कहां तक का, यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है, एक मिनट, ये देखो, ये जो आपका इतना जो डिस्टेंस है इसको हमने dx माना है, यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है वो इसको हमने dy माना है, यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है इसको हमने dz माना है, ठीक है। सारा फिगर आपको अच्छे से समझ में आ गया कि नहीं। क्या करना है, हमने क्या किया, एक पैरेललो पाइप लिया, उसमें एक्स वाई जेड एक्सिस पे रख दिया उसको, फिर उसके बाद एक पॉइंट पी पे हमने वेक्टर ले लिया, कोई भी वेक्टर हो सकता है, यहाँ पे हमने वेलोसिटी लिया है वी वेक्टर। तो यहाँ पे इसके तीन कंपोनेंट होंगे, तो पॉइंट पी पे तीनों कंपोनेंट को दिखा दिया। ये मान लिया जो ए बी सी डी है ये आपका क्या है, ए बी सी डी जो है ये आपका क्या है, फर्स्ट फेज है, क्या है, फर्स्ट फेज है, ठीक है। और यहाँ पे और जो ई एफ जी एच है, ई एफ जी एच जो है ये आपका सेकेंड फेज, ठीक है। फर्स्ट फेज सेकेंड फेज, तो दोनों से कितना फ्लक्स आपका इंटर कर रहा है, कितनी फील्ड लाइंस आपके इंटर कर रही हैं उस वेक्टर फील्ड, ये भी आपका क्या है, एक वेक्टर है, तो यहाँ पे कितनी इसकी लाइंस आपके इंटर कर रही हैं, कितनी बाहर निकाल रही हैं, उसी चीज को हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट करके देखेंगे। तो देखो एकदम आसानी से एकदम अच्छे से इसको प्रूफ करते हैं, देखो। तो यहाँ पे इसको प्रूफ करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, पहले फर्स्ट फेज का अगर हम लोग फ्लक्स लिखे तो टोटल फ्लक्स एंटरिंग द फर्स्ट फेज, अगर हमको फर्स्ट फेज से कितना टोटल फ्लक्स एंटर करना है, कर रहा है, उसको अगर निकालना है तो कंपोनेंट ऑफ क्या लिखना होगा, कंपोनेंट ऑफ कंपोनेंट ऑफ फर्स्ट फेज लिखना होगा, इनटू एरिया कर देंगे तो ये आपका क्या बताएगा, हमको टोटल फ्लक्स के बारे में बताएगा जो कि यहाँ से एंटर कर रहा है, फर्स्ट फेज से एंटर कर रहा है, ठीक है। एरिया ऑफ फर्स्ट फेज का एरिया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कंपोनेंट ऑफ फर्स्ट फेज लिखने का जो तरीका होता है, जो आपका यहाँ पे जो कंपोनेंट उस डायरेक्शन में हो, जैसे मान लो कि इस डायरेक्शन में कौन सा कंपोनेंट है, वी एक्स कंपोनेंट है, वी का कौन सा कंपोनेंट है, वी एक्स कंपोनेंट है, तो यहाँ पे पहले वी एक्स लिखा जाता है और माइनस यहाँ पे जो चेंज हो रहा है, जो आपका ये जो डिस्टेंस है वो फर्स्ट फेज आपका कितना, ये पूरा डिस्टेंस आपका यहाँ से इस कोने से यहाँ तक आपका कितना है, dx है, तो यहाँ पे केवल फर्स्ट फेज को लेंगे तो ये dx/2 हो जाएगा ना, dx/2, और dx जो होता है ये किसी चेंज को बताता है, और चेंज हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, ग्रेडियंट में मैंने बताया था कि किसी चेंज को अगर निकालना है तो हम लोग पार्शियल डेरिवेटिव यूजिंग पार्शियल डेरिवेटिव थ्योरम, यूजिंग पार्शियल डेरिवेटिव थ्योरम, इस चेंज को हम लोग, जो dx आपका चेंज हो रहा है, जो आपका डिस्टेंस है, आधे डिस्टेंस के लिए जो चेंज है वो आप कैसे लिख सकते हैं, डेल बाई डेल एक्स इंटू वी एक्स लिखेंगे इंटू डी वी एक्स लिखेंगे,
ठीक है, इस चेंज को आप इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं पुट कर दूं तो जो Vx होगा, Vx माइनस यहाँ पे 1/2 को बाहर लिख लेते हैं और dx की वैल्यू इतनी रख देते हैं, डेल Vx बाई डेल एक्स इंटू डी Vx। ठीक है, तो ये आपका पूरा क्या निकल गया, कंपोनेंट निकल गया। अब इसी में अगर मैं एरिया का मल्टीप्लाई कर दूं, अब देखो एरिया जो होगा इस फेस का एरिया आप कैसे बताओगे, यहाँ पे डी वाई और डी जेड का यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे तो यही तो, इसका लेंथ और ब्रेथ का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, इसी का एरिया हो जाएगा डी वाई डी जेड। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो नेट फ्लक्स निकला है किसके लिए निकला है, एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में निकला है। ठीक है, इसी तरीके से वाई एक्सिस के डायरेक्शन में निकालेंगे, जेड एक्सिस के डायरेक्शन में निकालेंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये चीज, हाँ यहाँ पे इसके बाद एक्स वाई जेड एक्सिस के डायरेक्शन में निकालने से पहले हम लोग फर्स्ट फेज से कितना एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में फ्लक्स एंटर कर रहा है वो हमने निकाल लिया। अब एक्स एक्सिस के ही डायरेक्शन में कितना फ्लक्स आउटवर्ड निकल रहा है, जो सेकेंड फेज से कितना फ्लक्स आपका आउटवर्ड निकल रहा है, इसको निकालने के लिए जस्ट यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, Vx का यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, पॉजिटिव साइन लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा, यहाँ पे Vx प्लस 1/2 डेल Vx बाई डेल एक्स डी Vx लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे अगर मैं टोटल फ्लक्स आउटवर्ड फ्रॉम सेकेंड फेज, टोटल फ्लक्स आउटगोइंग टू सेकेंड फेज, इसको लिखने के लिए हम लोग क्या करेंगे, जो कंपोनेंट हमने निकाला है Vx प्लस हाफ डेल एक्स बाई डेल एक्स इंटू यहाँ पे क्या हो जाएगा, डेल Vx और dx हो जाएगा। यहाँ पे एक चीज आपको इंप्रूव कर लेना है, यहाँ पे देखो dVx नहीं, यहाँ पे dx होता है, यहाँ पे इसको क्या बोलते हैं, इसको dx के बराबर रखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बस केवल आउटगोइंग फ्लक्स में क्या कर लेना है, यहाँ पे माइनस की जगह क्या कर लेना है, केवल पॉजिटिव कर लेना है। तो यहाँ पे नेट फ्लक्स एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में नेट टोटल फ्लक्स आपका कितना हो जाएगा, नेट फ्लक्स निकालने के लिए आप लोग क्या करोगे, इस फ्लक्स में से क्या करो, Vx प्लस हाफ डेल Vx बाई डेल एक्स इंटू dx, ये इसको माइनस कर देंगे जो हमारा पहले इंटर कर रहा था फ्लक्स। तो जो आपका आउटवर्ड निकल रहा है उसमें से इंटर कर रहा है उसको माइनस कर देंगे तो ये आपका क्या निकल जाएगा, टोटल फ्लक्स आपका निकल जाएगा। तो Vx प्लस आपका क्या है, सॉरी Vx माइनस रहेगा ना, यहाँ पे जो इनकमिंग था वो आपका Vx माइनस हाफ डेल Vx बाई डेल एक्स इंटू dx के बराबर। ठीक है, तो ये हो गया आपका, यहाँ पे हमने नेट फ्लक्स निकालने के लिए, ये किस एक्सिस के लिए है, केवल एक्स एक्सिस पे आपका निकल रहा है ये। ठीक है, तो अगर इसको सॉल्व करेंगे तो देखो यहाँ पे ये माइनस आपका अंदर जाएगा तो ये आपका क्या हो जाएगा, Vx प्लस हाफ डेल Vx बाई डेल एक्स इंटू dx यहाँ पे, और यहाँ पे क्या था, ये था, और यहाँ पे आपका dy आपका इंटू एरिया भी था ना, तो यहाँ पे dy dz था, यहाँ पे भी dy dz था। ठीक है, अब यहाँ पे दोनों में से dy dz को आप कॉमन ले लीजिए। ठीक है, मैं कॉमन ही लेके लिख दे रहा हूँ, dy dz आपका यहाँ पे मान लो कि कॉमन, ये आपका dy इंटू dz के बराबर। ठीक, अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब ये आपका माइनस अंदर जाएगा तो Vx और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, हाफ डेल Vx बाई डेल एक्स इंटू dx हो जाएगा, और यहाँ पे ब्रैकेट के बाहर आपका क्या रहेगा, dy dz का मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल इजी सा है प्रूफ आपका। देखो अब क्या करना है, Vx से Vx आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, इससे ये कैंसिल आउट हो गया, और हाफ किसी आधे आधे दो चीजों को जोड़ते हैं तो क्या होता है, एक सिंगल टर्म निकल के आता है, वन निकल के आता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हाफ हाफ जुड़ के आपका क्या हो जाएगा, डेल Vx बाई डेल एक्स इंटू dx आ जाएगा, और यहाँ पे dy dz आपका बाहर की तरफ जो मल्टीप्लाई था वो आपका उसी टाइप से रहेगा। ठीक है, तो ये आपका नेट फ्लक्स किसके लिए निकला, एक्स एक्सिस के लिए निकला। अब इसी तरीके से वाई एक्सिस के लिए अगर निकालोगे तो यहाँ पे वाई एक्सिस में जो v का कंपोनेंट कौन सा होगा, y वाला होगा,
यहाँ पे डेल वाई लिखेंगे, यहाँ पे डी वाई लिखेंगे, और यहाँ पे मल्टीप्लाई किसका होगा, डी एक्स, और यहाँ पे डी जेड का होगा। ठीक है, ये आपका फ्लक्स आपका वाई एक्सिस के लिए निकल गया। ठीक है, और यहाँ पे अगर मैं जेड एक्सिस के लिए बात करूं तो जेड एक्सिस के लिए आप कैसे लिखोगे, डेल वी जेड बाई डेल जेड और डी जेड, और यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा डी एक्स इंटू डी वाई का। ठीक है, अब यहाँ पे अगर मैं टोटल फ्लक्स लिखना चाहूं, टोटल फ्लक्स पर यूनिट टाइम आपका कितना हो जाएगा, टोटल फ्लक्स फ्लोइंग पर सेकेंड, टोटल फ्लक्स फ्लोइंग पर सेकेंड, टोटल फ्लक्स आपका कितना हो जाएगा, टोटल फ्लक्स पहले लिख लेते हैं, तीनों एक्सिस के लिए आपका कितना हो जाएगा, तीनों का ऐड हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डेल वी एक्स बाई डेल एक्स इंटू डी एक्स और डी वाई डी जेड हो जाएगा, और यहाँ पे डेल वी एक्स बाई डेल वाई, सॉरी यहाँ पे वाई रहेगा। ठीक है, यहाँ पे क्या रहेगा, डेल वाई बाई डेल वाई, डेल वी वाई बाई डेल वाई इंटू यहाँ पे डी एक्स डी वाई और डी जेड रहेगा, प्लस यहाँ पे डेल वी जेड बाई डेल जेड होगा, और यहाँ पे डी एक्स डी वाई डी जेड। ठीक है, अब यहाँ से तीनों में से डी एक्स डी वाई डी जेड कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ पे डेल वी एक्स बाई डेल एक्स प्लस डेल वी बाई डेल वाई, यहाँ पे ये y है, ठीक, यहाँ पे y, और यहाँ पे प्लस डेल वी जेड बाई डेल जेड, और यहाँ पे ब्रैकेट के बाहर dx dy z dy dz ये कॉमन हो गया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे किसी चीज का एरिया, यहाँ पे dx dy dz आपका क्या था, डिस्टेंस था। अब ये चीज आपका, अब देखो अगर लेंथ ब्रेथ और हाइट अगर तीन चीजों का मल्टीप्लाई करते हैं तो हमको क्या मिलता है, एक वॉल्यूम मिलता है। तो उसी तरीके से dx dy dz आपका किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है, वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है, पैरेललोपाइप्ड। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप्ड आपका dx dy dz ये आपका इसको दिखा रहा है, और ये जो पूरा टर्म है ये किसको दिखा रहा है, डाइवर्जेंस को दिखा रहा है, डेल डॉट वी वेक्टर, यहाँ पे डेल डॉट वी वेक्टर ये आपका किसके बराबर हो जाएगा, डेल वी एक्स बाई डेल एक्स प्लस डेल वी वाई बाई डेल वाई प्लस डेल वी जेड बाई डेल जेड के बराबर। ठीक है, और इसी को हम लोग डाइवर्जेंस ऑफ वी इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो यही आपका डाइवर्जेंस जो था, यहाँ पे कितना फ्लो हो रहा था, इस फेज से कितना आपका फ्लक्स इंटर किया, कितना बाहर निकल रहा है, वो हमने कौन सा टर्म आपको दिखा रहा है, ये आपका डाइवर्जेंस दिखा रहा है। तो मैंने कहा ही था कि डाइवर्जेंस जो होता है किसी चीज के फ्लो को दिखाता है। तो यहाँ पे वेलोसिटी का आपका कैसे, वेलोसिटी एक जगह से दूसरे जगह आपके किस वेलोसिटी से कोई चीज आपका निकल रहा है, फ्लो कर रहा है, उस चीज को यहाँ पे डाइवर्जेंस ने बताया। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि जो डाइवर्जेंस होता है वो किसी चीज के फ्लो को बताता है। ठीक है, ये चीजें हो गई। एक मिनट बच्चों, एक मिनट। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये हो गया डाइवर्जेंस के बारे में बात। ठीक है, अब डाइवर्जेंस आपको समझ में आ गया कि डाइवर्जेंस का मतलब क्या होता है, इसका ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन क्या होता है, ये सारी चीजें इसको मैंने फिजिकली प्रूव करके भी दिखा दिया। ठीक है, आई होप कि आप डाइवर्जेंस के बारे में आपका कोई भी डाउट नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि जो आपका, हाँ, जो हमने अभी फिजिकल इंटरप्रिटेशन को प्रूव करवाया वो देखिए लैंग्वेज के फॉर्म में आपको कैसे लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कुछ अलग तरीके से ये वाला जो प्रूफ किया गया है, कुछ यहाँ पे चेंजेस किया गया है। यहाँ पे चेंजेस क्या किया गया है, यहाँ पे एक्स एक्सिस लिया गया है, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, ये आपका जेड एक्सिस था, ये आपका तीनों एक्सिस आपका अलग डायरेक्शन में लिया गया है। और जो ये यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस था, इसको डेल वाई से लिया गया है, इसको डेल एक्स से लिया गया है, इसको डेल जेड से लिया गया है।
और यहाँ पे v का कंपोनेंट 3 फॉर्म में ब्रेक हुआ है इस चीज को, ये आपका सेम है। बाकी फेस ए बी सी डी आपका ए ओ और सी बी ये आपका एक फेस है और ये आपका सेकेंड फेस है, ठीक है। तो इसीलिए देखो ये इधर की तरफ कौन सा आपका एक्सिस है, वाई एक्सिस है, इसीलिए जो पहला आपका वेक्टर निकल, जो आपका पहला कंपोनेंट निकल के आया है ये y के लिए निकल के आया है, ठीक है। तो यहाँ पे y के लिए आया। अब देखो y के लिए जब यहाँ पे पूरा कंपोनेंट, यहाँ पे टोटल फ्लक्स आपका, नाउ फ्लक्स ऑफ लिक्विड, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड फ्लोइंग पर सेकेंड आपका क्या हो जाएगा, कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी नॉर्मल टू द फेस इनटू एरिया, ये आपका मल्टीप्लाई कर दिया गया तो ये y एक्सिस के लिए निकल गया। और ये आपका कितना फ्लक्स आपका डीई एफ जी फेज से आपका बाहर निकल रहा है इसको लिख लिया, दोनों को माइनस कर दिया, दोनों को माइनस करने के बाद ये वाला टर्म बचेगा, y वाला पहले आएगा। तो अगर इसी तरीके से x एक्सिस के लिए अगर हम लोग लिखेंगे सिमिलरली फ्लक्स ऑफ पैरेललोपाइप x डायरेक्शन में ये लिखा जाएगा, y डायरेक्शन में, z डायरेक्शन में ये, और तीनों को ऐड कर देंगे तो टोटल फ्लक्स नेट आउटवर्ड फ्लक्स ऑफ फ्रॉम पैरेललोपाइप आपका इतना हो जाएगा। तो ये चीज जो है वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप को दिखा रही है, और जो ये जो हेंस द टोटल नेट आउटवर्ड फ्लक्स पर यूनिट वॉल्यूम जो होगा वो आपका किसके बराबर होगा, डाइवर्जेंस के बराबर होगा। मतलब डाइवर्जेंस किसको दिखाता है, टोटल फ्लक्स फ्लोइंग पर सेकेंड पर यूनिट वॉल्यूम को दिखाता है, ये मैंने यहाँ पे दिखा दिया, ठीक है। और यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट लाइन है, अगर किसी किसी आप कोई भी वेक्टर आपको दिया गया है उसका आपने डाइवर्जेंस किया, उसकी वैल्यू 0 हो गई, ठीक है। तो उसका 0 होने का मतलब ये है कि जो वेक्टर फंक्शन है इज सेड टू बी सोलेनोइडल। ये कौन सा केस है, सोलेनोइडल वाला केस है, इसको आप याद रखिएगा। इससे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, पूछ देगा कि सोलेनोइडल प्रूव करके दिखाइए, कि एक वेक्टर दे देगा, एक वेक्टर देखो इस फॉर्म में, देखो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, ठीक है। एक क्वेश्चन आपको ए वेक्टर इक्वल टू 3i कैप प्लस 4j कैप यहाँ पे इस फॉर्म में, इसी क्वेश्चन को ले लेते हैं। चलो यहाँ पे मैं पीछे जो क्वेश्चन करवाया था डाइवर्जेंस वाले में उसी क्वेश्चन को यहाँ पे मैं ले लेता हूँ, ठीक है। देखो ये वाला मैंने क्वेश्चन लिया था, अगर मैं ये इसी क्वेश्चन में अगर पूरे को सॉल्व करने के बाद अगर ये वैल्यू 0 आ जाती तो ये कहते हैं कि ये आपका कौन सा केस है, सोलेनोइडल वाला केस है। कौन सा केस है, सोलेनोइडल वाला। तो ये चीज आप हमेशा याद रखना। चलो अब हम लोग आ जाते हैं अपने कर्ल पे, ठीक है। यहाँ तक चीजें समझ में आ गई होंगी। अब यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट बात बच्चों, अगर आप चाहते हैं कि आपका सिलेबस आपके लाइन बाय लाइन पढ़ाया जाए और आप चाहते हैं कि अच्छे से हमारे सारे सिलेबस को कंप्लीट करवाया जाए, पीवाईक्यू सॉल्व करवाए जाए, तो आप हमारे डीएनएस एजुकेयर एप्लीकेशन पे, अगर आप फर्स्ट एंड थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं, बीएससी मैथमेटिक्स, बीएससी बायोलॉजी, बीएससी एग्रीकल्चर, बीकॉम के स्टूडेंट हैं, तो आप नवोद्भव बैच में ज्वाइन हो सकते हैं। यहाँ पे 3 मंथ में कोर्स को कंप्लीट किया जाएगा और कोर्स की वैलिडिटी आपके एग्जामिनेशन तक बनी रहेगी। इसमें आपको क्या मिलेगा, इसी प्रकार से ऑनलाइन इंटरेक्टिव क्लासेस मिलेंगी, लाइव डाउट क्लास मिलेगा, क्लास प्लस हैंड रिटन नोट्स मिलेगा, पीवाईक्यूज मिलेगा और वन शॉट रिवीजन यूनिट वाइज आपको मिलेगा। मतलब यूनिट, एक यूनिट आपका एंड होता है तुरंत आपको उस यूनिट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करवाया जाएगा, ठीक है। अब देखो इस कोर्स में आप आपका बीएससी मैथमेटिक्स में जो भी सब्जेक्ट हो, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ जो भी सब्जेक्ट हो, मात्र 1250 रुपीज के वन टाइम पेमेंट में, कितने के, 1250 रुपीज के वन टाइम पेमेंट, एक बार बस केवल पेमेंट करना है आपको। जो भी कॉम्बिनेशन में सब्जेक्ट होगा, फिजिक्स होगा, केमिस्ट्री होगा, मैथ होगा, वो सारे सब्जेक्ट आपको पढ़ाए जाएंगे। अगर आप इस समय इनरोल्ड होते हैं तो आपको 20% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा। और अगर आपको जुड़ने में कोई भी दिक्कत आ रही है तो आप इस नंबर पे कॉल करके जान सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग आ जाते हैं अपने टॉपिक पे। अब हम लोग जानते हैं कि कर्ल क्या होता है, किसी चीज का कर्ल हमको किस चीज के बारे में बताता है, ठीक है। तो बेसिकली थोड़ा सा यहाँ पे जान लीजिए, फिर जियोमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन में हम इसको देखेंगे, ये ठीक है। तो जियोमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन इसका हमको ये बताता है कि आपका जो कर्ल होता है वो आपका किसी पॉइंट के अराउंड कर्ल हमको किसको बताता है, किसी पॉइंट फंक्शन के अराउंड आपका कितना आपका वो वेक्टर रोटेट कर रहा है, कितना उस पॉइंट के अराउंड रोटेशन है। कर्ल का मतलब क्या होता है, कर्ल का मतलब बेसिकली रोटेशन से होता है। किससे होता है, रोटेशन से होता है।
तो पहले जान लेते हैं कि कर्ल हम लोग कैसे निकालते हैं दो एक वेक्टर का, और कर्ल निकालने का तरीका कौन कौन सा है, इसका फॉर्मूला क्या है, इससे एक क्वेश्चन देखेंगे, फिर इसका जियोमेट्रिकली इंटरप्रिटेशन भी हम लोग देख लेंगे। ठीक है, तो चलो यहाँ पे कर्ल को पहले जानते हैं। ठीक है, मान लो ये ए वेक्टर है, ए एक्स आई कैप, ए वाई जे कैप और ए जेड के कैप। ठीक है, ये सारे कंपोनेंट किसके रहेंगे, एक्स वाई जेड के कंपोनेंट के फॉर्म में रहेंगे, एक्स वाई जेड के कंपोनेंट के फॉर्म में। मतलब अभी जो मैंने क्वेश्चन दिया था, जैसे ए वेक्टर जो था वो आपका किस फॉर्म में था, यहाँ पे एक्स वाई स्क्वायर आई कैप प्लस वाई स्क्वायर जे कैप, और यहाँ पे एक्स वाई जेड के कैप। तो यहाँ पे आप देख रहे हो हर एक कंपोनेंट जो है वो एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट के फॉर्म में, एक्स वाई जेड के फॉर्म में है। ठीक है, इस फॉर्म में अगर कोई वेक्टर आपको दिया गया है तो उसका कर्ल निकालने का सिंपल सा मेथड है, हमको डेल जो ऑपरेटर है, अगर मैं इसी ए वेक्टर के साथ इसका क्या करवा देता हूँ, क्रॉस प्रोडक्ट करवा देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे हमको क्या मिल जाएगा, इस वेक्टर का क्या मिल जाएगा, कर्ल मिल जाएगा। ठीक है, क्या मिल जाएगा, कर्ल ऑफ ए वेक्टर मिल जाएगा। समझ में आ गया, कर्ल ऑफ ए वेक्टर हम कैसे बनाते हैं, जो भी वेक्टर आपको एक्स वाई जेड के फंक्शन में दिया रहे, उस वेक्टर का अगर हम लोग डेल ऑपरेटर के साथ क्रॉस प्रोडक्ट ले लेते हैं तो यही इसका कर्ल कर्ल मतलब इसके रोटेशन को बताता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे निकालने का तरीका क्या है, एक हमको पता है तो किसी दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट, क्योंकि डेल ऑपरेटर भी एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, ए वेक्टर भी आपका एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, तो यहाँ पे कर्ल निकालने का तरीका होता है, जो भी दोनों वेक्टर हैं पहले आई जे कैप को लिखिए, फिर आप क्या लिखे यहाँ पे डेल बाई डेल एक्स, डेल बाई डेल वाई और डेल बाई डेल जेड, और यहाँ पे ए एक्स ए वाई और ए जेड लिख दीजिए। ये क्या निकल जाएगा, आपका कर्ल निकालने का सबसे सिंपल मेथड है। ठीक है, डिटरमिनेंट मेथड से हम लोग किसी चीज का कर्ल निकाल सकते हैं। ठीक है, इस फॉर्म में आप कन्वर्ट करके इसको कैलकुलेट कर लेंगे। अच्छा, यहाँ पे कर्ल कर्ल ऑफ ए एक्स आपका यहाँ पे क्या निकलेगा, कर्ल ऑफ ए एक्स का कंपोनेंट क्या निकलेगा, ए एक्स अगर निकालना है तो ए एक्स का आपका कंपोनेंट के साथ कौन सा यूनिट वेक्टर होता है, आई कैप। आई कैप के कॉलम इसके रो को बंद करेंगे तो डेल डेल वाई का मल्टीप्लाई ए जेड के साथ होगा, माइनस यहाँ पे डेल डेल जेड का मल्टीप्लाई ए वाई के साथ होगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये ऐसा मत कर देना कि ये ए जेड है तो ये जीरो हो जाएगा, ये जो ए जेड होगा वो एक्स वाई जेड का फंक्शन होगा, देखो इस फॉर्म में। अब देखो ये ए एक्स की वैल्यू है, ये आपका ए एक्स है, ये आपका ए वाई है, ये आपका ए जेड का वैल्यू, तो यहाँ पे ये ऐसा मत कर देना कि ये जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका इसका एक्स कंपोनेंट आपका निकल गया। इसी तरीके से कर्ल ऑफ ए वाई का आप निकालोगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ए वाई के रो कॉलम और रो को बंद करेंगे तो डेल 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 एक्स का डॉट मल्टीप्लाई होगा ए जेड के साथ, तो डेल डेल एक्स ए जेड हो जाएगा, माइनस यहाँ पे कितना हो जाएगा, इसका इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा तो डेल डेल जेड और यहाँ पे ए एक्स हो जाएगा। ठीक है, अब इसी तरीके से कर्ल ऑफ यहाँ पे एजेड आपका कितना हो जाएगा, इसके कॉलम इसके रो को बंद करेंगे तो इसके साथ आपका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन क्या हो जाएगा, डेल बाई डेल एक्स ए वाई हो जाएगा, माइनस यहाँ पे डेल बाई डेल वाई यहाँ पे ए एक्स हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका कर्ल ऑफ ए जेड कंपोनेंट, तो तीनों कंपोनेंट आपको इस फॉर्म में मिल जाएंगे, और यहाँ पे तीनों कंपोनेंट के आगे अगर हम लोग क्या कर दें, इसके आगे आई कैप लिख दें, इसके आगे जे कैप लिख दें, इसके आगे के कैप लिख देंगे, यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, इस फॉर्म में ये कन्वर्ट हो जाएगा। हाँ, ये ध्यान दीजिएगा कि अगर जे कैप वाला अगर कर रहे हैं तो यहाँ पे हमेशा माइनस कंसीडर करना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका बाहर आपका माइनस जरूर रहेगा।
ठीक है। तो इस तरीके से ax, ay और az कंपोनेंट आपका निकल जाएगा। तो कर्ल ऑफ ए वेक्टर निकालने का तरीका क्या है, डायरेक्ट इस फॉर्मूले पे रखिएगा, डेल बाई डेल एक्स, ये दो लाइन तो आपकी सेम रहेगी, जो वैल्यू रहेगी वो आपका ax, ay और az का आपका चेंज रहेगा। ठीक है। तो इसी फॉर्मूले से अगर इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करने की कोशिश करूं तो देखिए कैसे क्वेश्चन क्या है। इस क्वेश्चन को एक्स वाई स्क्वायर आई कैप यहाँ पे नेक्स्ट पेज पे सॉल्व कर लेते हैं ना। तो अगर हमको ए वेक्टर, देखो एक क्वेश्चन मैं करके दिखा रहा हूँ, ए वेक्टर की वैल्यू है एक्स वाई स्क्वायर आई कैप प्लस वाई स्क्वायर जेड आपका के कैप और प्लस आपका यहाँ पे एक्स वाई जेड और जे कैप, सॉरी यहाँ पे जे कैप लिखिए, यहाँ पे के कैप लिखिए। ठीक है। अब इसको हमको बोल रहा है कि कर्ल निकाल के दिखाइए इस वेक्टर का। तो यहाँ पे कर्ल निकालने का सीधा मेथड है, आई कैप लिखिए, जे कैप लिखिए, के कैप लिखिए, डेल बाई डेल एक्स लिखिए, डेल बाई डेल वाई लिखिए, डेल बाई डेल जेड लिखिए, यहाँ पे एक्स वाई स्क्वायर लिखिए, यहाँ पे वाई स्क्वायर जेड लिखिए और यहाँ पे एक्स वाई जेड लिखिए। ठीक है, ये कर लिया। इसके बाद इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व कर लीजिए, आई कैप लिखिए, यहाँ पे इसके कॉलम और रो को बंद करेंगे तो इसका इसके साथ, तो डेल डेल वाई ऑफ एक्स वाई जेड हो जाएगा माइनस यहाँ पे डेल बाई डेल जेड हो जाएगा वाई स्क्वायर जेड का। ठीक है। तो ये आप मेथड आप लोग जानते ही होंगे, दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट। यहाँ पे क्या करना है, माइनस जे कैप लिखना है। बहुत लोग यहाँ पे गलती करते हैं, यहाँ पे माइनस जे कैप लेना है, फिर इसके बाद आगे सॉल्व करो, इसके कॉलम इसके रो को बंद करेंगे तो इसका इसके साथ, तो डेल डेल एक्स आपका किसके साथ हो जाएगा, एक्स वाई जेड के साथ हो जाएगा माइनस यहाँ पे डेल बाई डेल जेड आपका किसके साथ हो जाएगा, एक्स वाई स्क्वायर के साथ हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पे प्लस के कैप, प्लस के कैप, इसके कॉलम इसके रो को बंद करेंगे तो यहाँ पे इसका किसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, डेल बाई डेल एक्स यहाँ पे वाई स्क्वायर जेड के साथ माइनस डेल डेल वाई ऑफ एक्स वाई स्क्वायर के साथ हो जाएगा। ठीक है। अब नॉर्मल सा ये सॉल्यूशन आप डिफरेंशिएशन कर ही लोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो डेल वाई के रिस्पेक्ट में करना है तो वाई का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे एक्स जेड बचेगा माइनस, यहाँ पे कितना बचेगा, वाई आपका जेड के रिस्पेक्ट में तो वाई स्क्वायर बचेगा, यहाँ पे आपका माइनस जे कैप, ये कितना आएगा एक्स के रिस्पेक्ट में तो वाई जेड आ जाएगा माइनस यहाँ पे जेड के रिस्पेक्ट में तो जीरो आ जाएगा, तो यहाँ पे जीरो हो जाएगा माइनस जीरो हो जाएगा, प्लस के कैप आपका कितना आ जाएगा, देखो यहाँ पे x के रेस्पेक्ट में तो ये भी जीरो हो गया, यहाँ पे y के रेस्पेक्ट में करना है तो यहाँ पे 2xy आ जाएगा। ठीक है। तो ये आपका पूरा सॉल्यूशन, मतलब यहाँ पे आपको सॉल्यूशन क्या मिला, यहाँ पे सॉल्यूशन आपको क्या मिला, एक्स जेड माइनस वाई स्क्वायर आई कैप और यहाँ पे माइनस यहाँ पे वाई जेड जे कैप और यहाँ पे आपका क्या हो गया, माइनस आपका क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 2xy के कैप, 2xy के। ठीक है। तो ये आपका किसका सॉल्यूशन निकल के आ गया, डेल क्रॉस ए का सॉल्यूशन निकल के आ गया। ठीक है। तो इस प्रकार से आप एक क्वेश्चन भी मैंने यहाँ पे करवा दिया कि आप कैसे, अगर किसी का कर्ल निकालना होगा तो आप किस प्रकार से निकालेंगे। अब यहाँ पे देख रहे हैं जो वेक्टर निकल के आया, जो आपका इसका सॉल्यूशन निकल के आया है, वे आपका एक वेक्टर निकल के आया है। क्या निकल के आया है, एक वेक्टर। तो बहुत इंपॉर्टेंट बात, इसको यहाँ पे नोट कर लीजिएगा कि जो रिजल्ट आता है, नोट पॉइंट में इसको लिख लीजिएगा, रिजल्ट ऑफ कर्ल, रिजल्ट ऑफ कर्ल जो होता है वो आपका क्या होता है, एक वेक्टर होता है, एक वेक्टर होता है। ठीक है। इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा, इससे एमसीक्यू क्वेश्चन आपसे एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है। ठीक है। तो कर्ल के बारे में आपको यहाँ तक समझ में आ गया। चलिए अब इसका जियोमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन भी देख लेते हैं। इसका जियोमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन कैसे आप समझेंगे। ठीक है। तो जियोमेट्रिकली मतलब मान लो कि अगर हम लोग मान लो ये सरफेस ले रहे हैं, ठीक है, और यहाँ पे ये आपका, यहाँ पे एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, यहाँ पे तीनों बना लेते हैं, एक मिनट अच्छे से। ठीक, ये आपका, ये इस फॉर्म में है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस।
ठीक है। अगर मान लो कोई वेक्टर है, अब वो आपका इसका रोटेशन जो है वो आपका कुछ इसके अराउंड हो रहा है, किसके अराउंड, यहाँ पे ये तो आपका डायरेक्शन बताएगा ना, तो यहाँ पे ये आपका कर्ल ए का जो डायरेक्शन होगा, क्योंकि इसका जो रिजल्ट आता है एक वेक्टर निकल के आता है, जब रिजल्ट आपका एक वेक्टर निकल के आएगा तो इसका डायरेक्शन किधर होगा ये आपको इससे पता चल जाएगा। तो पहले इसको लास्ट में देखते हैं, पहले हम लोग देखते हैं कि ज्योमेट्रिकली हम लोग कैसे इसको समझ पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अभी मैंने बताया कि जो ज्योमेट्रिकली मतलब इसको हम समझ सकते हैं कि ये किसी रोटेशन को दिखाता है, रोटेशन को दिखाता है। तो रोटेशन हमको ऐसा एग्जाम्पल बताओ जिसमें आपको रोटेशन देखने को मिले। तो ये आपका पहला मैं एग्जाम्पल ले रहा हूं, जैसे मान लो कि अगर ये पॉइंट है और यहाँ पे इस पे आपका कुछ इस फॉर्म में आपका इसकी लाइंस जो दी गई है, ठीक है। तो इसका अगर आपको कर्ल अगर निकालना होगा, कर्ल क्रॉस ए निकालना होगा, मान लो यहाँ पे ए वेक्टर है, ठीक है, तो इस वेक्टर का जो कर्ल होगा वो आपका क्या हो जाएगा, जीरो के बराबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जीरो के बराबर, क्योंकि देख रहे हो यहाँ पे कोई भी रोटेशन यहाँ पे नहीं दिख रहा है, आपको कोई भी रोटेशन यहाँ पे दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो इसकी कर्ल की वैल्यू क्या आएगी, जीरो आएगी। मतलब इसी चीज को, हाँ सेकंड अगर देखते हैं, अब रोटेशन हमको कहां कहां देखने को मिलेगा, एक हम लोग पढ़ते हैं क्लास 12th में, आपका एक करंट की वजह से भी आपका मैग्नेटिक फील्ड बनता है। तो अगर स्टेडी करंट किसी वायर में फ्लो हो रहा है तो इसके चारों तरफ आपका इस प्रकार से मैग्नेटिक फील्ड बन जाता है। ठीक है, ये आपका मैग्नेटिक फील्ड आपका इस फॉर्म में बन जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये किसको दिखा रहा है, रोटेशन को दिखा रहा है। तो यहाँ पे ये जो इसका जो कर्ल होगा डेल क्रॉस बी होगा, वो आपका यहाँ पे कुछ ना कुछ वैल्यू बताएगा। क्या बताएगा, वैल्यू बताएगा। ठीक है, और यहाँ पे डेल क्रॉस बी की जो वैल्यू निकल के आती है, जब आप थर्ड सेमेस्टर में पढ़ेंगे तो इसको इसकी वैल्यू जो होती है म्यू नॉट जे वेक्टर के बराबर निकल के आती है। थर्ड केस, और रोटेशन आपको कहां पे देखने को मिलेगा फील्ड लाइंस का, अगर मान लो ये हमारे पास कोई मैग्नेट है, ये आपका नॉर्थ है, सॉरी ये इसको साउथ ले लेते हैं, ये आपका नॉर्थ है। ठीक है, तो आपको रोटेशन आपके इसकी जो लाइंस होंगी वो आपके कुछ इस फॉर्म में देखने को मिलेंगे। ठीक है, यहाँ पे आपका ये आपका इस तरीके से लाइंस जो होंगी वो इसके अंदर एक रोटेशन को, कंप्लीट रोटेशन को दिखाती है। किसको दिखाती हैं, कंप्लीट रोटेशन को दिखाती है। तो ये भी आपका इसका जो कर्ल का वैल्यू आएगा वो कुछ ना कुछ निकल के आएगा। लेकिन अगर इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जांपल ले लेते हैं, जब कर्ल आपका जीरो होगा, एग्जांपल ले लेते हैं जब आपका कर्ल जीरो होगा, मतलब यहाँ पे तो कर्ल की वैल्यू आप कुछ ना कुछ आएगी, क्योंकि ये आपका रोटेशन को दिखा रहा है तो इसलिए कर्ल की वैल्यू कुछ ना कुछ आएगी। अब ऐसा एग्जाम्पल देखते हैं जिसका कर्ल जीरो होगा, तो जैसे मान लेते हैं पॉजिटिव चार्ज है, इसके कारण फील्ड लाइंस रेडियली आउटवर्ड होती हैं। क्या होती हैं, रेडियली आउटवर्ड होती हैं इस फॉर्म में। ठीक, तो इनके लिए जो कर्ल का, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो कर्ल निकल के आता है वो आपका जीरो निकल के आता है। क्यों जीरो निकल के आता है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी रोटेशन नहीं होता है। ठीक है, समझ में आ गया। तो ज्योमेट्रिकली आप इस प्रकार से किसको समझ सकते हैं, कर्ल को समझ सकते हैं। चलिए अब हम लोग बात करते हैं कि जो कर्ल डेल क्रॉस ए का जो रिजल्ट था, डेल क्रॉस ए का जो रिजल्ट था वो आपको क्या मिला था, एक वेक्टर मिला था, एक वेक्टर मिला था। तो वेक्टर का डायरेक्शन किधर होगा, पहले इसको जानते हैं, इस वेक्टर का डायरेक्शन किधर होगा। तो मान लेते हैं कि ये आपका एक्स एक्सिस, ये आपका वाई एक्सिस, ये आपका सॉरी ये आपका जेड एक्सिस, ये आपका वाई एक्सिस। ठीक है, मान लो ये आपका है और यहाँ पे जो रोटेशन है एक्स और जेड के अक्रॉस हो रहा है। किसके अक्रॉस हो रहा है, एक्स और जेड के अक्रॉस आपका रोटेशन हो रहा है। तो कर्ल डेल क्रॉस ए का जो डायरेक्शन होगा, डेल क्रॉस ए, दो वेक्टर का अगर आपको क्रॉस निकालना हो तो यहाँ पे आप किस प्रकार से, मैं कुछ एग्जांपल, रुको एक मिनट, एक पेन ले लेता हूँ। देखो किसी चीज का कर्ल निकालने के लिए हम लोग राइट हैंड का रूल यूज करते हैं। जैसे मान लो कि रोटेशन आपका एक्स जेड प्लेन में हो रहा है, एक्स जेड प्लेन पे हो रहा है, तो एक्स जेड पे यहाँ पे ये आपका
ये मान लो कि x है, ये आपका z है, तो x पे अपने फिंगर्स को रखेंगे, इस चारों फिंगर्स को, और इसको कर्ल करेंगे छोटे एंगल पे, कर्ल करेंगे सबसे छोटे एंगल पे, तो ये कर्ल आपका इस प्रकार से आएगा, और जो थंब का डायरेक्शन होगा वही इसके कर्ल के डायरेक्शन को बताएगा। तो यहाँ पे कर्ल का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, डेल क्रॉस ए का जो डायरेक्शन होगा वो कुछ इस डायरेक्शन में। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे मैंने सारी चीजें आपको बता दी। चलो, अब यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इसको नोट डाउन कर लेना, ये बहुत जरूरी है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अब यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद होना चाहिए, ये हर जगह आपको यूज होने वाला है। इंपॉर्टेंट पॉइंट में पहला है, अगर किसी का कर्ल आपका जीरो आता है, जीरो आता है, तो इसका मतलब ये है कि ये आपका जो वेक्टर है, जो ए वेक्टर है, वो आपका इररोटेशनल है, मतलब इसमें कोई भी रोटेशन प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, ये आपका इररोटेशनल है। तो ये इररोटेशनल से आपका कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बोल देगा कि आप बताइए कि इररोटेशनल, यहाँ पे एक वेक्टर दे देगा, बोलेगा इसको इररोटेशनल प्रूफ करके दिखाइए। तो इररोटेशनल का मतलब क्या है कि डेल क्रॉस ए वेक्टर का वैल्यू जीरो आना चाहिए। ठीक है, अगर जैसे मैंने ये क्वेश्चन आपको करवाया था ना, अभी देखो ये वाला क्वेश्चन मैंने करवाया है, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन अगर इसकी वैल्यू जीरो के बराबर आ जाती तो हम कहते कि जो ये वेक्टर लिया गया है इसका कोई भी रोटेशन नहीं है, मतलब ये इररोटेशनल वेक्टर है। सेकंड, जो अगर डेल क्रॉस ए की वैल्यू कुछ ना कुछ निकल के आए, कुछ आपका नॉट इक्वल टू जीरो हो, तो उसको बोलेंगे ए वेक्टर आपका क्या है, रोटेशनल वेक्टर, रोटेशनल वेक्टर। ठीक है, अब देखो यहाँ पे पहले का एग्जांपल आपका क्या हो सकता है, ये आपका डेल क्रॉस ई की वैल्यू हम लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो क्रॉस डेल क्रॉस ई होता है वो आपका जीरो आता है। ठीक है, ये थर्ड सेमेस्टर में आप पढ़ोगे। ठीक है, डेल क्रॉस ई की वैल्यू जीरो आती है, तो इसका एग्जांपल यहाँ से दे सकते हो। और यहाँ पे मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती है उनका कोई भी कर्ल नहीं होता है, मैंने अभी आपको एग्जांपल देके बताया। और यहाँ पे डेल क्रॉस बी की वैल्यू यहाँ पे कुछ ना कुछ निकल के आती है, मतलब जीरो के बराबर नहीं होती है, म्यू नॉट जे के बराबर होती है, जे आपका करंट डेंसिटी है। ये भी आप थर्ड सेमेस्टर में इसको प्रूफ करने के लिए आएगा, तो ये इसका एग्जांपल हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप कि आज का क्लास आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि डाइवर्जेंस और कर्ल किस चीज को बताते हैं, और इसको इसका अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो किस प्रकार से सॉल्व करना है, और फॉर्मूला क्या होता है, ये सारी चीजें आज के क्लास में मैंने बता दी। ठीक है, अब बात करते हैं बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, आपका क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन आपसे कैसे पूछा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको डायरेक्टली दे देगा, यहाँ पे पूछ देगा व्हाट इज डाइवर्जेंस ऑफ, व्हाट इज डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर, डाइवर्जेंस ऑफ अ वेक्टर। और यहाँ पे इस प्रकार से क्वेश्चन दे देगा डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर क्या होता है। तो यहाँ पे पहले पहले ही पेज पे मैंने क्या बताया था, डाइवर्जेंस को किस प्रकार, किसी वेक्टर का डाइवर्जेंस निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, और इसी में आपको एक लाइन लिखना होगा क्या, कि जो डाइवर्जेंस होता है वो किसी चीज के फ्लो को बताता है। तो ये आपका शॉर्ट में ये क्वेश्चन आपका पूछ सकता है। ठीक है, अब देखो एक और क्वेश्चन यहाँ पे पूछ लेगा कि what is the what is the meaning of divergence of a vector, meaning of divergence of a vector, डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर। किसी डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर का अगर हम लोग डाइवर्जेंस निकाल रहे हैं तो उसका मीनिंग क्या होता है। तो अभी तो बताया कि डाइवर्जेंस आपका क्या हो सकता है, डाइवर्जेंस का मीनिंग ये है कि ये किस चीज को बताता है, फ्लो को बताता है। तो ये भी आपका वेरी शॉर्ट में आपसे पूछ सकता है, वेरी शॉर्ट में, ये भी आपका वेरी शॉर्ट में पूछ सकता है। ठीक है, ये आपका, अब यही बात आपका किसके लिए पूछ सकता है, कर्ल के लिए पूछ सकता है। ठीक है, कर्ल के लिए पूछ सकता है, तो कर्ल का मतलब क्या है, होता है रोटेशन को बताता है। ठीक है, अब देखो लॉन्ग में आपको क्वेश्चन पूछेगा, तो यहाँ पे डिफाइन डाइवर्जेंस, डिफाइन डाइवर्जेंस ऑफ अ वेक्टर फील्ड, डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर फील्ड
डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर फील्ड को बताइए एंड explain the geometrical interpretation explain the geometrical geometrical interpretation of interpretation of it। ठीक है, अब देखो यही क्वेश्चन जो होता है ये आपका, पहले आपको डाइवर्जेंस को डिफाइन करना है तो इसका आप डाइवर्जेंस को बता देना कि डेल ऑपरेटर होता है उसके साथ डॉट करवाया जाता है, इसका जो रिजल्ट आता है स्केलर आता है, और इसको जियोमेट्रिकली आपको इंटरप्रिटेशन बताना है। तो जियोमेट्रिकली ये मैंने पॉजिटिव डाइवर्जेंस बताया, नेगेटिव डाइवर्जेंस बताया, तो ये सारा आप उसमें दिखा के एक एक शब्द को एक्सप्लेन कर देना। ठीक है, फिर उसके बाद क्वेश्चन अगर इसी में फिजिकल, अब देखो यहाँ पे ये क्वेश्चन क्या था, शॉर्ट के लिए था। अगर यही क्वेश्चन लॉन्ग में पूछेगा तो एक्सप्लेन द ज्योमेट्रिकल एंड फिजिकल इंटरप्रिटेशन ज्योमेट्रिकल एंड फिजिकल आपको दोनों दे देगा, किसका, डाइवर्जेंस का। तो ये आपका लॉन्ग के लिए भी हो जाएगा क्वेश्चन, लॉन्ग के लिए भी क्वेश्चन ये बन जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे और क्वेश्चन आपके न्यूमेरिकल्स कैसे आते हैं, न्यूमेरिकल्स, यहाँ पे न्यूमेरिकल्स वाले क्वेश्चन आपके आएंगे। तो यहाँ पे एक आपका बोलेगा कि यहाँ पे सो दैट ए वेक्टर की कुछ वैल्यू आपको दी रहेगी, ठीक है, कुछ वैल्यू दी रहेगी यहाँ पे, और पूछेगा कि फाइंड ए वेक्टर इज इररोटेशनल। तो अगर आपको इररोटेशनल का मतलब नहीं पता होगा तो आप यहाँ पे नहीं कर पाओगे। तो इररोटेशनल हमको प्रूव करना है कि यहाँ पे ए वेक्टर जो है इररोटेशनल है। तो इररोटेशनल का मतलब कि यहाँ पे डेल क्रॉस ए की वैल्यू क्या आनी चाहिए, 0 के बराबर आनी चाहिए। तो यहाँ पे ए की जो भी वैल्यू होगी उसके साथ डेल ऑपरेटर के साथ क्रॉस प्रोडक्ट कर दीजिएगा, जो वैल्यू आएगी अगर 0 के बराबर आई तो इररोटेशनल होगा, अगर 0 के बराबर नहीं आई तो रोटेशनल होगा। तो इस तरीके से आप कह सकते हैं। ठीक है, और क्वेश्चन आपके न्यूमेरिकल्स में कैसे आपको दे देगा, ए वेक्टर की कुछ वैल्यू दे देगा और बोलेगा कि यहाँ पे डेल क्रॉस सॉरी जो ये आपका ए वेक्टर है ये आपका क्या है, सोलेनॉइड। तो सोलेनॉइड होने का मतलब ये है कि डेल क्रॉस ए की वैल्यू आपकी 0 के बराबर हो जाएगी। ठीक है, तो ये सारी प्रॉपर्टीज, छोटी मोटी प्रॉपर्टीज ये आपको याद होनी चाहिए। चलिए बात करते हैं एमसीक्यू क्वेश्चन आपसे कैसे पूछेगा। अब देखो एमसीक्यू क्वेश्चन आपसे कैसे पूछ सकता है। एमसीक्यू क्वेश्चन में बोल देगा कि यहाँ पे विच एक्सप्रेशन रिप्रेजेंट द कंडीशन ऑफ the condition of irrotation of a vector। इनमें से कौन सा एक्सप्रेशन ऐसा है जो कि इररोटेशनल को दिखाता है किसी वेक्टर के। तो यहाँ पे डेल डॉट बी, डेल क्रॉस ए आपको दे देगा म्यू नॉट आपका, यहाँ पे म्यू नॉट आपका 4 पाई दे देगा, सॉरी म्यू नॉट आपका जे दे देगा। ठीक है, सेकंड आपको दे देगा डेल क्रॉस ए जो है ये आपका 0 है। थर्ड है डेल क्रॉस ए आपका क्या है, आपका यहाँ पे डेल डॉट यहाँ पे दे देगा डेल डॉट आपका यहाँ पे 0 के बराबर आएगा। और फोर्थ एग्जांपल दे देगा कि डेल ऑपरेटर यहाँ पे 5 हो जाएगा और इसकी वैल्यू 0 के बराबर आ गई। ठीक है, तो इस तरीके से ये आपका क्वेश्चन बन जाएगा। तो इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, जो इररोटेशनल को दिखाता है एक वेक्टर के जब डेल क्रॉस ए की वैल्यू 0 के बराबर आती है, तो ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब इसी तरीके से सेकंड क्वेश्चन आपसे कैसे पूछ सकता है, इसी तरीके से सोलेनॉइडल के लिए पूछ देगा। सोलेनॉइडल के केस में आपको 4 ऑप्शन दे देगा, 4 ऑप्शन 1 2 3 4, यही चारों ऑप्शन दे देगा। और यहाँ पे कौन सा सोलेनॉइडल का केस होगा, जो आपका 3 वाला ऑप्शन होगा, डेल डॉट ऑप्शन मान लो सेम है दोनों क्वेश्चन में, तो ये वाला ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। ठीक है, अब यहाँ पे इसी तरीके से एक और क्वेश्चन जैसे ये बोल देगा कि मीनिंग
मीनिंग ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर, डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर। डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर का मीनिंग क्या होता है? तो पहला दे देगा रोटेशन को दिखाता है, रोटेशन को दिखाता है। सेकेंड है फ्लो को दिखाता है। थर्ड है मैक्स रेट ऑफ चेंज को दिखाता है, रेट ऑफ चेंज को दिखाता है। ठीक है, और यहाँ पे फोर्थ है या आपका स्टेडी कंडीशन को दिखाता है, स्टेडी मतलब स्टेडी स्टेट को दिखाता है। ठीक है, तो ये चारों ऑप्शन दे देगा। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पे, कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा कि यहाँ पे डाइवर्जेंस जो होता है फ्लो को दिखाता है। अब इसी तरीके से यहाँ पे कर्ल दे देगा तो आपको रोटेशन वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपसे क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाएंगे, चाहे कर्ल हो, चाहे डाइवर्जेंस हो, चाहे ग्रेडियंट हो। ये आपके तीनों बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इनसे क्वेश्चन आना तय है। ठीक है, तो यही था आज के लेक्चर में बच्चों। आई होप कि आप लोग अच्छे से आज का लेक्चर अच्छे से समझ में आ गया होगा। और बाकी लास्ट में एक बार और मैं बता दे रहा हूँ कि आप लोग जल्दी जल्दी नॉर्थो बैच में ज्वाइन हो जाइए। यहाँ पे ऑलरेडी क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं। कोई भी डाउट हो इस नंबर पे कॉल करके पूछ सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि इस क्लास का आपको पीडीएफ पूरा मिल जाए, पीडीएफ का नोट्स मिल जाए, तो हमारे इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करिए और हम वहां पे फ्री स्टडी मटेरियल का एक सेक्शन होगा, वहां से आप इस क्लास के पीडीएफ को फ्री में डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, तो यही था आज के क्लास में, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।